नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी फॉर ई कॉमर्स सेलर्स। दूसरा दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम जीएसटी में रिटर्न को कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं इससे कि सबसे ज़्यादा जो मैसेज आते हैं हमारे पास कि क्या हम बिना जीएसटी के ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपका सेक्शन 24 है CGST एक्ट का, जिसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि आप अगर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि आप ऑनलाइन अगर सेल करना चाहते हैं तो जीएसटी में नामांकन आपका बिल्कुल ज़रूरी होगा। दोस्तों दूसरा इसमें है कि जीएसटी में जो हम टैक्स सबमिट करेंगे, इसके लिए बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि उसके लिए जो ऑनलाइन सेलर होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं ऑनलाइन तो उसका टैक्स सबमिट करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। इसमें दोस्तों कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। जब भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहीं से अगर प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं तो सीधी सी बात आपको ख़रीदने पड़ेंगे, तो उसका बिल ज़रूर लें। क्योंकि जब भी आप अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या परचेज़ किया और क्या सेल किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें हमारा टैक्स सबमिट कैसे होगा। दोस्तों टैक्स सबमिट होगा हमारा सेल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमारी सेल अगर मंथ की महीने की 20,000 रुपये है तो हमारा जो टैक्स जाएगा वो 20,000 रुपये पर जाएगा। दोस्तों कुछ मैसेज आ रहे हैं कि क्या हमें इसमें जो टैक्स सबमिट करना होगा टैक्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग सबमिट करें या रिटेल इनवॉइस के अकॉर्डिंग सबमिट करें या बिल के अकॉर्डिंग सबमिट होगा। दोस्तों हमें अलग अलग टैक्स इनवॉइस या रिटेल इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो मंथ में सेल हो रही है हम उसके अकॉर्डिंग जो अपना टैक्स है वो सबमिट करेंगे। मान लीजिए आपकी सेल 20,000 है तो अब आपको जो टैक्स देना होगा वो 20,000 रुपये पर देना होगा। अब दोस्तों ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिटर्न की, क्योंकि आपके यहाँ से प्रोडक्ट अगर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्ट सेल ही हो गया, या जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है या जो बायर है उसको रिटर्न नहीं करेगा। सेल पूरा होने का मतलब है जब वो एक प्रोसेस पूरा कर ले, यानी जो बायर है उसको रिटर्न न करे। इन केस अगर रिटर्न होता है तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं रिटर्न्स को लेकर। तो दोस्तों इस केस में ये होगा, मान लीजिए आपकी सेल मंथ की होती है 20,000 रुपये और आपके प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं 5,000 रुपये के, तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 15,000 रुपये पर देना होगा। यानी आप अपनी सेल में से जो रिटर्न सेल है उसको घटा देंगे और जो बचेगा अमाउंट उस पर आप टैक्स सबमिट कर देंगे। अब इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अगर हमारे पास जो रिटर्न आते हैं वो, अगर हम इस महीने सेल हमारी 20,000 है और जो रिटर्न आ रहे हैं वो पिछले महीने के आ रहे हैं, फिर क्या करेंगे। दोस्तों इस केस में हम भी सेम यही करेंगे। हम इस महीने के रिटर्न और लास्ट मंथ के रिटर्न, जो प्रोडक्ट लास्ट मंथ सेल हुए हैं लेकिन रिटर्न इस मंथ आए, तो जो हमारे पास रिटर्न होगा उस जो अमाउंट होगा, जितने प्रोडक्ट, मान लीजिए 5 प्रोडक्ट हैं और उनका जो अमाउंट है, सेल्स अमाउंट है 5,000 है, तो वो आपका जो फाइनल अमाउंट होगा, मान लीजिए 20,000 है, उसमें से घटा देंगे। यानी रिटर्न को लेकर ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिटर्न्स को हम कैसे मैनेज कैसे करेंगे, दिखाएं कैसे, क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ अगर कोई भी इन्वेस्टिगेट करने आता है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट सच में रिटर्न आए थे। तो दोस्तों जब भी प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं आप POD ज़रूर लीजिए। POD पे अपने साइन करिए, अपनी कंपनी की स्टाम्प लगाइए। दूसरा, जो टैक्स इनवॉइस रिटर्न आई है उसमें उसको अटैच कर दीजिए अपने रिकॉर्ड के लिए। अगर किसी केस में आपको POD नहीं मिलती है तो उस केस में जब भी कोई कंपनी हमें प्रोडक्ट रिटर्न करती है तो हमारे पास एक कन्फर्मेशन मेल भी वो करती है, तो हम उस मेल की एक कॉपी ले लेंगे और उस जो हमारी टैक्स इनवॉइस जो रिटर्न आई है उसके साथ अटैच कर देंगे। ये हमारा डेटाबेस जो होगा उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों इसमें एक केस ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डर आया, आप उसको पैक कर देते हैं किसी भी वजह से, चाहे हमारे यहाँ से शिप होने से पहले कस्टमर उसे कैंसिल कर देता है
लॉजिस्टिक पार्टनर पिक नहीं कर पाता और कैंसिल हो जाता है, या किसी भी वजह से, या हम ही उसे शिप नहीं कर पाते किसी भी रीज़न से, उस केस में हम क्या करेंगे दोस्तों? जो हमारी रिटेल और टैक्स इनवॉइस है हम वहाँ मेंशन करेंगे कि कैंसिल करके मेंशन करेंगे। और प्लस इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो मेल आया है कंपनी के द्वारा कि कस्टमर, जैसे फ़्लिपकार्ट में ऐसा होता है कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करा देता है तो आपके पास, हमारे पास कन्फर्मेशन मैसेज भी आता है जिसमें उसके जो ऑर्डर डिटेल है सब मेंशन होता है। उस मेल का दोस्तों हम एक प्रिंट आउट लेंगे और उस प्रिंट आउट की एक कॉपी को अपने रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस के साथ अटैच कर देंगे अपने डाटाबेस के लिए। तो दोस्तों कभी भी फिर आपके यहाँ कोई भी इन्वेस्टिगेशन को आए, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास डाटाबेस होगा कि आपने इस इनवॉइस का टैक्स इसलिए सबमिट नहीं किया क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न आया है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन सेलर्स के लिए जीएसटी में, दोस्तों अपने जो रिटर्न है वो टाइम से फिल करें, जो टैक्स है वो बिल्कुल सही सबमिट करें और टैक्स की चोरी न करें। इसका मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ दोस्तों। जो ऑनलाइन ऑपरेटर हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो ऑनलाइन सेलर होंगे उनका सारा डाटाबेस सेल का वो जो ऑथराइज एजेंसी होंगी उन्हें सबमिट करेंगी, क्योंकि दोस्तों अब सभी कंपनियों के पास हमारा पैन कार्ड होता है और वो सारा डाटाबेस हमारे पैन कार्ड के थ्रू आगे जो ऑथराइज एजेंसी होंगी वहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर आप कोशिश भी करते हैं टैक्स में चोरी की तो दोस्तों आप आगे आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा यही मानना है, क्योंकि जीएसटी में जो टैक्स के प्रावधान हैं काफ़ी टफ़ हैं, तो आप टैक्स चोरी न करें, वो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थे जो ऑनलाइन सेलर्स के लिए हैं जीएसटी में। दोस्तों अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।